नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं और वक्त हो गया है भारत की बात में स्पेशल सेगमेंट का। आधे हिंदुस्तान में जब मानसून की बारिश से हाहाकार मचने लगा तो हमने उस हाहाकार की तस्वीरें दिखाई, बाढ़ में फंसे लोगों की तकलीफ दिखाई और पूछा उस सरकार और सिस्टम से जिनके कंधों पर बारिश की आपदा से निपटने और जनता को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी थी। हम पूछते रहे, कहां हो सरकार? और देखिए, जब बाढ़ और बारिश के बीच सरकार आए तो साजिश की थ्योरी अपने साथ लाए। एक राज्य के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि लगातार बादल फटने के पीछे विदेशी साजिश का हाथ है और खतरा अभी टला नहीं। सच्चाई ये कि बादल फटने से बड़ा खतरा एक राज्य के सीएम की ऐसी सोच है। यहाँ पे पहले भी एक आदमी मर चुका है, हर आदमी परेशान होता है। ये NH 11 है, कोई आदमी, कोई प्रशासन, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जो बस है काफी हद तक डूब गई थी। ఇతర దేశాల వాళ్ళు కావాల్సుకొని మన దేశంలో అక్కడక్కడ క్లౌడ్ బర్స్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు. గతంలో ఒకసారి కాశ్మీర్ దగ్గర లద్దాఖ్లో లేహ్లో చేశారు, ఆ తర్వాత ఉత్తరాఖండ్లో చేశారు. ఈ మధ్య గోదావరి పరివాహక ప్రాంతం మీద కూడా చేస్తున్నారని మనకు ఒక గ్లూమీగా వచ్చినటువంటి సమాచారం. ये 21वीं सदी के उभरते, चमकते और विकास की दौड़ में आगे बढ़ते हिंदुस्तान के एक मुख्यमंत्री का बयान है, जिसे सुनकर किस तरह की प्रतिक्रिया दी जाए ये समझ पाना कुछ पलों के लिए बेहद मुश्किल साबित होने लगता है। हिंदुस्तान के दक्षिण के राज्य तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। लगातार हो रही भारी बारिश के बाद केसीआर बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करते हुए भी दिखाई दिए थे। यहाँ तक तो वो मुख्यमंत्री पद की ड्यूटी पूरी करते रहे, लेकिन बाढ़ को लेकर विदेशी साजिशों की जो थ्योरी उन्होंने पेश की, उसे सुनकर पूरा हिंदुस्तान सन्न है। ఇతర దేశాల వాళ్ళు కావాల్సుకొని మన దేశంలో అక్కడక్కడ క్లౌడ్ బర్స్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు. గతంలో ఒకసారి కాశ్మీర్ దగ్గర లద్దాఖ్లో లేహ్లో చేశారు, ఆ తర్వాత ఉత్తరాఖండ్లో చేశారు. ఈ మధ్య గోదావరి పరివాహక ప్రాంతం మీద కూడా చేస్తున్నారని మనకు ఒక గ్లూమీగా వచ్చినటువంటి సమాచారం. सीएम के चंद्रशेखर राव के मुताबिक तेलंगाना के जो हिस्से बाढ़ में डूबे हैं, उसके पीछे ना तो बारिश की कोई भूमिका है और ना ही उनकी सरकार की नाकाफी तैयारियों की। केसीआर ने अपनी जनता को समझा दिया कि ये सब कुछ विदेशी ताकतों की वजह से हो रहा है और इस साजिश से अपनी प्रजा को बचाने के लिए वो एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी बाढ़ में फंसी जनता को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं, वो भी देख लीजिए। मॉनसून के महीने में गोदावरी नदी उफान पर है। एक हफ्ते से ज्यादा बारिश के बाद गोदावरी नदी का जलस्तर मंदिरों के शहर कहे जाने वाले भद्राचलम में 70 फीट तक पहुंच गया है, जो बाढ़ की चेतावनी देने वाले 53 फीट के खतरनाक जलस्तर से कहीं ज्यादा है। सीएम केसीआर जनता के साथ गोदावरी नदी को शांत करने के लिए पूजा अर्चना कर रहे हैं। नारियल फोड़ रहे हैं। सीएम साहब, आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर इसलिए बैठे हैं ताकि राज्य की जनता के हितों की रक्षा करें, अपने राज्य का विकास करें। सीएम की कुर्सी जनता की आंखों पर भ्रम की चादर पहनाने के लिए नहीं है।
मुख्यमंत्री केसीआर को जो बाढ़ तेलंगाना में आ रही है, जो बादल फटा है, उसके पीछे विदेशी ताकतों का हाथ दिख रहा है। यानी जो बाढ़ से जो किसान आज परेशान है, गांव-गांव डूब चुके हैं, यानी गोदावरी नदी खतरे से ऊपर बह रही है, कई ऐसे सिटी डूब चुकी है। उनके भलाई के बारे में सोचने के बजाय तेलंगाना की जनता को फिर से एक बार धोखा देने का प्रयत्न तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर कर रहे हैं। बाढ़ से निपटने के लिए अगर आपने इंतजाम नहीं किए तो कम से कम तर्क तो ऐसे देते जो गले के नीचे उतरता। तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव ने जो कहा वो कितना आधारहीन है, ये हम आपको बताते हैं। केसीआर के मुताबिक विदेशी साजिशों की वजह से लगातार बादल फट रहे हैं। आर्टिफिशियल रेन यानी कृत्रिम बादलों के जरिए बारिश स्थानीय स्तर पर करवाई जा सकती है। इसके लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाता है। केसीआर जी, या आपका और आपके इंटेलिजेंस सिस्टम का फेल्योर है कि आपके इलाके में कोई कृत्रिम बारिश करवा गया और आपको पता भी नहीं चला। बेहतर होता कि आप अपनी जनता को जलवायु परिवर्तन के बारे में जागरूक करते और बताते कि जो कभी नहीं हुआ वो इसलिए हो रहा है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की मार झेल रही है दुनिया और झेल रहा है हिंदुस्तान। लेकिन सिर्फ तेलंगाना के सीएम केसीआर को ही जिम्मेदारी ना निभाने के लिए क्यों कोसा जाए? आपको देश की पश्चिमी दिशा के राज्य राजस्थान ले चलते हैं और पूछते हैं प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत से कुछ सवाल। टीवी स्क्रीन पर राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी के एक अंडरपास की तस्वीर है जहां यात्रियों से भरी एक बस फंसी हुई है। लेकिन इसी तस्वीर को अब फिर से ठीक एक साल पहले वाली तस्वीर के साथ देखिए। पहली तस्वीर ठीक एक साल पहले ही जुलाई महीने की है और दूसरी तस्वीर 17 जुलाई यानी रविवार की है। अब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बताएं कि क्या इन दोनों तस्वीरों में उन्हें कोई फर्क दिखाई दे रहा है। अशोक गहलोत बताएं कि उनकी सरकार और उनके अधिकारियों ने हर साल पानी में डूबने वाले इस अंडरपास को बचाने के लिए क्या किया और अगर कुछ नहीं कर पाए तो कम से कम मौत के इस कुएं में कोई बस यात्रियों को लेकर ना गुजरे, इसके क्या इंतजाम किए। प्रशासन की भी आज लापरवाही देखने को मिली, वैसे हर साल मिलती है। बारिश जब तेज चालू हुई, इन्होंने कोई चेन वगैरह नहीं लगाई, पुलिया के पास में आने जाने के लिए इन्होंने कोई दूसरा उपाय नहीं किया। टाइम पे पहुंचते नहीं है, अभी तक भी कोई स्टाफ नहीं है इनका। पहले कोई रास्ता बंद नहीं किया, बैरिकेड नहीं लगाया गया था, कोई स्टाफ ही नहीं है अभी तक, लगाएगा कहां से। अशोक गहलोत ने राजस्थान की सत्ता तो 4 साल पहले 2018 में ही संभाल ली थी, लेकिन इस अंडरपास की किस्मत नहीं बदली। नीचे बारिश के पानी से लबालब सड़क है और ऊपर रेलवे की पुलिया, बीच में फंसी हैं 20 जिंदगियां। 17 जुलाई को राजस्थान रोडवेज की यात्रियों से भरी ये बस फतेहपुर शेखावटी से झुंझुनू के लिए रवाना हुई, लेकिन मंजिल तक पहुंचती उससे पहले ही सरकार की नाकामी के सैलाब ने इसे अपने आगोश में ले लिया। हाँ। कितना लोग है भाई जी? कितना लोग अंदर है? 20 जना हो गए थे। 20 आदमी गए, 20-25 आदमी गए। टापर भी है क्या? 2 टापर है खाली। अच्छा अच्छा, कितनी देर होगी थाने फंसे डाने? कितनी देर होगी? 1 घंटा लगभग होगा। 1 घंटा होगी क्या? फालतू होगी। अंधेरी रात में फंसे यात्रियों की खबर जैसे ही आसपास के लोगों तक पहुंची, मौके पर लोगों की भीड़ लग गई और मदद के लिए चीख पुकार मच गई। मौके पर पहुंचे लोग स्थानीय प्रशासन को कोस रहे थे। यहाँ पे पहले भी एक आदमी मर चुका है, ठीक है, और वहाँ हर 2 महीने से 15 दिन से 10 दिन से हर आदमी उलझता है, हर आदमी परेशान होता है। हम मोहल्ले के भी परेशान होते हैं, फतेहपुर वासी भी परेशान होते हैं। ये NH 11 है, कोई आदमी, कोई प्रशासन, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हमारे पुलिये पे कोई आदमी ध्यान नहीं दे रहा है।
आज हम सिर्फ आलोचना नहीं कर रहे हैं, आज हम सिर्फ सवाल भी नहीं पूछ रहे हैं, हम उपाय भी बता रहे हैं। फतेहपुर शेखावाटी के अंडरपास की तस्वीर को कैसे बदला जा सकता है ये भी समझा देते हैं। ध्यान से देखें, ये है राजस्थान सरकार और उसका प्रशासन। अपनी बात को समझाने के लिए हमने नोएडा सेक्टर 52 के एक 6 लेन अंडरपास का उदाहरण लिया है। इस 6 लेन अंडरपास को बनाने में 59 करोड़ रुपए लगेंगे, लेकिन इस अंडरपास को अगर डूबने से बचाना है तो इसमें 80 से 90 लाख रुपए और खर्च करने होंगे। खर्च कहाँ करने होंगे वो समझिए। अंडरपास का पानी निकालने के लिए 2 हैवी ड्यूटी पंप चाहिए होंगे। एक पंप की कीमत 25 लाख रुपए होती है, 2 पंप 50 लाख रुपए के होते हैं। ड्रेन, चैनल, स्टाफ और बिजली जैसे दूसरे खर्च के लिए 40 लाख रुपए चाहिए होंगे, यानी कुल खर्च 80 से 90 लाख रुपए होगा। यानी अंडरपास बनाने में कुल लागत का सिर्फ 1.36% और जितनी कम लेन का अंडरपास होगा खर्च उतना ही कम हो जाएगा। फतेहपुर शेखावटी का ये अंडरपास तो 6 लेन से बहुत छोटा है और अगर राजस्थान के प्रशासन को लगता है कि सालों पुराने अंडरपास में ऐसी व्यवस्था नहीं की जा सकती तो वो देश की राजधानी दिल्ली के मिंटो रोड अंडरपास की तस्वीर देख लें। ये दिल्ली के मिंटो रोड का वो रेलवे अंडरपास है जो हर साल बारिश के पानी में समा जाया करता था। हर साल दिल्ली में बारिश के बाद ये तस्वीर सुर्खियों में होती थी, लेकिन 70 लाख रुपए खर्च करके अंडरपास को बारिश में डूबने से बचाने का इंतजाम किया गया और ये इंतजाम कारगर हुआ है। अगर हम अपने अंडरपास में पानी निकालने का इंतजाम करेंगे तो राजस्थान के जैसलमेर से आई ऐसी तस्वीरें नहीं देखनी पड़ेंगी। तस्वीरें देखकर डर लगता है। अंडरपास में एक कार फंसी हुई है, छत तक डूबी हुई है। कार का पिछला दरवाजा खुला हुआ है और तस्वीर देखकर यह अंदाजा लगा पाना मुश्किल है कि इस कार के साथ क्या हुआ होगा। इसमें लोग मौजूद रहे होंगे या नहीं। घटना रविवार शाम की है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि जिस वक्त कार पानी में डूबी उस वक्त उसमें 3 लोग सवार थे। जानकारी के मुताबिक इस अंडरपास के पानी में कार 2 घंटे तक फंसी रही थी। गनीमत ये रही कि कार में सवार तीनों शख्स को तैरना आता था, तो कार जैसे ही पानी में फंसी वो तीनों पीछे का शीशा तोड़कर बाहर निकले और उनकी जान बच गई। 2 घंटे की मशक्कत के बाद कार को बाहर निकाला गया। मॉनसून हमारे देश के लिए सौगात है क्योंकि बारिश अपने साथ धरती पर अनाज उगने का आशीर्वाद लाती है, लेकिन उस बारिश के लिए तैयारी ना हो तो वो सजा बन जाती है। गुजरात की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले अहमदाबाद में मेट्रो के ठीक नीचे बारिश के बाद गड्ढा नहीं बना बल्कि सड़क पर मानो खाई बन गई। 30 फीट लंबा और 20 फीट चौड़ा गड्ढा हुआ है। गड्ढे के नीचे जल निकासी की एक लाइन है और पहले जल निकासी की व्यवस्था ठीक से नहीं की गई थी। नतीजा आपके सामने है। गड्ढा कितना खतरनाक हो सकता है ये हमने आपको शुक्रवार को भी दिखाया था। पुणे बेंगलोर नेशनल हाईवे की तस्वीरें दिखाई थी कि कैसे नेशनल हाईवे पर मौजूद एक गड्ढे के ठीक बगल से गाड़ियां गुजर रही हैं। बिल्कुल बीचों बीच ये गड्ढा है और इस गड्ढे से इंच भर की दूरी से गाड़ियां हवा से बातें कर रही हैं। चिंता उन बाइक सवारों की है जो इस गड्ढे को छूकर निकल जा रहे हैं। दिन के उजाले में तो गड्ढा देखकर बाइक मोड़ी जा सकती है, लेकिन जरा कल्पना कीजिए रात के अंधेरे में जब गाड़ियां इस हाईवे से गुजरेंगी तो कितना बड़ा हादसा हो सकता है। कि जिस बात का डर था वो डर मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर सच साबित हुआ। सबसे पहले इस हाईवे पर मौजूद गड्ढे की तस्वीर देखिए। बहुत ज्यादा फर्क नहीं है इन 2 तस्वीरों में। हाईवे पर वाहन तेज रफ्तार में होते हैं और ऐसे 1 फीट गहरे गड्ढे के ऊपर से रात करीब 12 बजे जब एक कार गुजरी तो कार चालक बुरी तरह से घायल हो गया।
तस्वीर में घायल लहूलुहान है। हमने तस्वीर को ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया है ताकि खून देखकर हमारे दर्शक असहज न हो जाएं। लेकिन ये तस्वीर, ये बात देश के सामने रखनी बेहद जरूरी है ताकि लोग सावधान रहें और जिम्मेदार लोग इन गड्ढों को भरकर अपनी ड्यूटी पूरी करें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।